अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने जो है वो आपका डिस्कस किया था लॉगरिथम्स को, एक्सपोनेंशियल्स को, और अब जो है वो हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि हमारा काउंटिंग टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है जी। और उसके अंदर आपका जो आउटलाइन है, उस आउटलाइन के अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं, एक है आपका परम्यूटेशन एंड और एक है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो हैं वो दो टॉपिक्स हैं जो कि काउंटिंग टेक्निक्स से रिलेटेड हैं। काउंटिंग टेक्निक होती क्या चीज़ है? काउंटिंग टेक्निक का मतलब है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उस काम को कितने वेज में कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो आपकी वेज की कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ वेज की जो कैलकुलेशन आती है, वो आपकी कहलाती है काउंटिंग टेक्निक। और काउंटिंग टेक्निक को जो है वो हम दूसरे दो डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। वो आता है आपके पास, कहलाता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लेक्चर, लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और हम अपने डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है जी। और जो लेक्चर हमारा है दैट इज़ काउंटिंग टेक्निक से रिलेटेड। और उस काउंटिंग टेक्निक के अंदर हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पहली काउंटिंग टेक्निक, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग रूल। ठीक है जी। अच्छा, फंडामेंटल काउंटिंग रूल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल काउंटिंग रूल का मतलब यहाँ आपके पास क्या है कि काउंटिंग का बेसिक तरीका। ठीक है। काउंटिंग का बेसिक तरीका क्या है? ठीक है जी। और काउंटिंग का बेसिक तरीका क्या होगा आपके पास? वो ये है कि हम जो है वो क्या करेंगे, हम जो है वो यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल काउंटिंग रूल। ठीक है जी। फंडामेंटल काउंटिंग रूल को जो है वो हम FCR भी कह सकते हैं। ठीक है जी। और जब हम FCR जो है वो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास? FCR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग रूल। फंडामेंटल काउंटिंग रूल में क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास एक काम करने के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, तो अब उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? लेट्स सपोज कि अगर हम जो है वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो हम रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो हम अपना खाना जो ऑर्डर करते हैं, उस खाने की ऑर्डर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। वो ऑप्शंस को अगर हम कंसीडर कर लें N1, ठीक है, और N2, ठीक है जी, N3, डिफरेंट ऑप्शंस, और इन सब को आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो एंड सो ऑन टू NR, ये कहलाती है आपके पास फंडामेंटल काउंटिंग रूल। यानी डिफरेंट आपके पास तरीकों में हम क्या करते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं, और उन तमाम पॉसिबिलिटीज को हम क्या कर रहे होते हैं, हम तमाम पॉसिबिलिटीज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कहलाती है हमारी फंडामेंटल काउंटिंग रूल। ठीक है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि आपके पास अगर हम एक होटल विजिट करते हैं, तो होटल विजिट करने में जो हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं, खाना प्लेस करते हैं, उस खाने की प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। वो जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हमने नंबरिंग कर दी, दैट इज N1, N2, N3, जितने भी हमारे पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास पॉसिबल जो है, हमारी जो ऑर्डर प्लेसिंग की जो टेक्निक है, यानी हमारे पास कितने तरीकों से हम अपना ऑर्डर जो है वो खाने का प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। इसकी सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कराची टू हैदराबाद हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, ठीक है जी, कराची टू हैदराबाद। हम कराची टू हैदराबाद जो है वो मूव कर रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो कितनी बसेस अवेलेबल हैं? 6 बसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। देन जब हम जो है वो हैदराबाद टू कराची वापस आएंगे, तब भी हमारे पास जो है वो 6 बसेस अवेलेबल है। ठीक है जी।
जाने के लिए और आने के लिए। अगर हम यहाँ पे ये पूछें, क्वेश्चन ये करें कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, वी कैन कंप्लीट अ राउंड ट्रिप फ्रॉम कराची टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू कराची, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसका सिंपल तरीकाकार ये हो जाएगा कि हमारे पास दो तरीके हैं, N1 एंड N2, ठीक है जी। N1 का मीन्स कराची टू हैदराबाद जाने के वेज 6 बसेस अवेलेबल हैं, ठीक है जी, यानी 6 तरीकों से मैं कराची से हैदराबाद जा सकता हूँ। और देन फिर हैदराबाद से वापस कराची आने के लिए अगेन मेरे पास 6 बसेस अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देर आर 36 वेज, इन 36 वेज के अंदर डिफरेंट वेज में मैं कराची टू हैदराबाद जो है वो ट्रेवल कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मजीद अगर हम इसको एलैबोरेट कर लें, मिसाल के तौर पे ये 6 बसेस जो हैं उनको हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि हम B1 बस से जाएंगे, ठीक है, B1 से जाएंगे और B1 से फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है जी। B2 से जाएं और B1 से वापस आ जाएं। इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉसिबल जो है वो 36 वेज हैं, ठीक है जी। वो 36 वेज जो है हमारे पास, वो क्या कर रहे होते हैं, वो 36 वेज हमें ये बता रहे होते हैं कि ये जो काम हम अपना करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, वो कितने वेज में आ जाएगा, वो 36 वेज में आ जाएगा, ठीक है जी। अगर वो यहाँ पे क्या कर दे, फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर अगर हम एक एनहांसमेंट कर देते हैं स्टार बना के यहाँ पर, वो क्या है आपके पास, पैसेंजर विल नॉट रिटर्न इन सेम बस, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा आपके पास, कहते हैं कि पैसेंजर जो है वो सेम बस में जो है वो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है जी। जिस बस में वो जाएगा, आपके पास जाने के लिए 6 बसेस हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6, बट रिस्ट्रिक्शंस क्या कह रही हैं, रिस्ट्रिक्शन ये कह रही है कि वापस आने के लिए आप सेम बस को जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी जिस बस में आप जाएंगे उस बस से आप वापस नहीं आ सकते। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जाने का N1, वापस आने का N2, ठीक है जी। जाने के लिए अवेलेबल कितनी होंगी, 6 बसेस होंगी, और जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे लिए अब जिस बस से जाना था उस बस को मैं यूज नहीं कर सकता, तो वापस आने के लिए मेरे पास कितनी बसेस आ जाएंगी, अब मेरे पास 5 बसेस रह जाएंगी। यानी इसका मतलब टोटल, अगर यहाँ पे कंडीशन बन जाए, कंडीशन क्या हो आपके पास कि जिस बस से जा रहे हैं उस बस से वापस नहीं आ सकते आप, तो इट मींस दैट कि अब आप क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं वहां पे लिखूंगा देयर आर 30 पॉसिबल वेज इन विच अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम कराची टू हैदराबाद एंड हैदराबाद टू कराची, ठीक है, बाय यूजिंग डिफरेंट बसेस, ठीक है जी। जिस बस से भी जाएगा उस बस से वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर B1 बस से अगर वो जा रहा है तो वापस वो B1 से नहीं आएगा, तो B2 B3 B4 B5 B6 ये कितनी बसेस हो जाएंगी, ये आपके पास 5 बसेस हो जाएंगी फिर रिमेनिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा 30 वेज है। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें सेम बस की, तो सेम बस की रिस्ट्रिक्शन हटाने से क्या हो जाएगा, सेम बस की रिस्ट्रिक्शन हटाने से आपके पास यहाँ पर जो पैसेंजर के नंबर ऑफ वेज हैं ट्रैवलिंग के, वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 30, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ये फंडामेंटल काउंटिंग रूल है, और फंडामेंटल काउंटिंग रूल जो है वो सबसे पहला बेसिक स्टेप है वो, ठीक है जी। और वो जो सबसे बेसिक स्टेप है वो शो कर रहा है यहाँ पे आपके पास क्या, वो आपका ये शो कर रहा है कि हम अगर नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो पॉसिबल वेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम अपना सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशन, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स और सेकंड थिंग, ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है परम्यूटेशन। अच्छा जी, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, परम्यूटेशन आपके पास जो है, परम्यूटेशन का मतलब ये होता है आपके पास, इट्स अ ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है जी। परम्यूटेशन किसे कहते हैं आपके पास, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं
फंडामेंटल काउंटिंग रूल के बाद परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है, सॉरी, अच्छा, परम्यूटेशन का मतलब क्या है? परम्यूटेशन मीन्स इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ठीक है जी। परम्यूटेशन जो होती है वो क्या होती है? हमारी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। तो अरेंजमेंट को समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज सीख लेते हैं, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं, जो आप इस फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले में भी इस्तेमाल करेंगे, वो होती है आपके पास, दैट इज फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होता है एन और इसके साथ ही एक्सक्लेमेशन। एन नंबर को शो करता है और ये जो एक्सक्लेमेशन का मार्क है, इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टू थ्री टू एंड वन। ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर के आगे अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है। कहां तक मल्टीप्लाई करना है? आपको उसको वन तक मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि अगर यहाँ आ जाता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? अगर ये n6 है तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 - 1 मल्टीप्लाई बाय 6 - 2, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 6 - 3 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6 - 5, ठीक है, 6 - 6 नहीं करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 - 1, दैट इज 5, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है 1 तक। अच्छा, ये आपको बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आपके पास कैलकुलेटर जो है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसके ऊपर ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो आपको नजर आएगा बना हुआ। ठीक है जी। एन फैक्टोरियल आपको जो है वहां पे नजर आएगा, और उस एन फैक्टोरियल के थ्रू आप डायरेक्टली जो है वो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू कैलकुलेटर। ठीक है। ये तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, फैक्टोरियल नोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको इस तरह लिखकर दिखाया है। फैक्टोरियल नोटेशन में आपको याद रखना है वो क्या है? आपके पास याद रखने वाली बात क्या है कि अगर 0 फैक्टोरियल हो जाता है, ठीक है जी, अगर आपके पास वैल्यू 0 फैक्टोरियल आती है, तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो स्टैंडर्डली किसके बराबर होगा? स्टैंडर्डली वो बराबर होगा 1 के। कभी भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास कहीं आ जाती है या कहीं पे आप 0 फैक्टोरियल देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि वो किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। 0 फैक्टोरियल इंटरनेशनली आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड में ये 1 के बराबर होगा, यानी हमने इसको 0 कंसीडर नहीं करना है। और जिस नंबर के साथ फैक्टोरियल को ओपन किया जाएगा, उसको भी 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराना है। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये है हमारी फैक्टोरियल नोटेशन। अब आ जाते हैं परम्यूटेशन के ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि परम्यूटेशन के ऊपर फॉर्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, परम्यूटेशन के फॉर्मूले के अंदर आपने जो है उस फैक्टोरियल को यूज करना है। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब परम्यूटेशन जो है वो आपका डिफरेंट तरीकों से हम जो है वो यूज करते हैं, यानी आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनके अंदर हम जो है वो अरेंजमेंट्स को लेते हैं। ठीक है जी। अरेंजमेंट का मतलब ही क्या है कि आपके पास डिफरेंट, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन होंगे, ठीक है जी, और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने जो है वो लेने होंगे, ठीक है, एक वक्त में, और उन ऑब्जेक्ट्स से जो आप अरेंजमेंट बनाएंगे वो कहलाती है आपके पास परम्यूटेशन। ठीक है जी। तो परम्यूटेशन के अंदर आपके पास क्या होगा? परम्यूटेशन के अंदर आपके पास जो है वो एक चीज होगी एन, जिसे आप कहते हैं गिवन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। ये आपके पास क्या है? ये कहलाएंगे गिवन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के अलावा और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है आपके पास, वो होती है आर, और आर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। ठीक है जी, टेकन एट अ टाइम।
यानी आपके पास टोटल, अगर आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने जो है उसमें से 3 लेने हैं, ठीक है जी, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होंगे, n5 कंसीडर किए जाएंगे और एक वक्त में आपने जो है वो 3 लेने हैं, तो r हमारे लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है जी। तो परम्यूटेशन में गिवन ऑब्जेक्ट्स भी होंगे आपके पास, यानी टोटल ऑब्जेक्ट्स भी आपको पता होंगे और कितने आपने एक वक्त में यूज करने हैं आपको ये भी यहाँ पे मालूम होगा। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो पैटर्न्स हैं हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। ठीक है जी। परम्यूटेशन के अंदर पैटर्न्स क्या क्या हैं। परम्यूटेशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ जाती है आपके पास, यानी आप समझ लें कि जो आपकी पहली कैटेगरी है वो पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी आपके पास, जब व्हेन n इज इक्वल्स टू r, यानी गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम आपके पास क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है जी। तो हम परम्यूटेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे परम्यूटेशन का फॉर्मूला ले लेते हैं भाई। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, n p r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा जी, n p r इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, ये आपके पास जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास जो है वो n और r बराबर हो। ठीक है जी। n और r कब बराबर होंगे, मिसाल के तौर पे n और r कब बराबर हो सकते हैं आपके पास, लेट सपोज कि अगर हम ले लें, यहाँ हम जो है वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 5 people can be lined up for a photograph or a photograph। ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास जो है हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 5 people can be lined up for a group photograph। अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, तो सोल्यूशन के लिए इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं, n5। ठीक है जी। और हमने जो है वो क्या करना है यहाँ पे, और हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ग्रुप फोटोग्राफ में जो है वो पांचों को लेना है। ठीक है जी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितने हमारे पास लोग अवेलेबल हैं हम तमाम के तमाम लोग जो लोगों को क्या करेंगे अपने पास ग्रुप फोटोग्राफ में ले लेंगे। तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हो जाएगा n p r इक्वल्स टू, ठीक है जी, n फैक्टोरियल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 5p5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी। और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 4 3, ठीक है जी, 5 4 3 2 1। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा आपके पास, इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 वेज। और जब 120 वेज में आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जो है इन 5 पीपल्स को क्या करेंगे, हम इन 5 पीपल्स को एक ग्रुप फोटोग्राफ के अंदर अरेंज करने के लिए हमारे पास 120 वेज है। हम डिफरेंट 120 वेज में इन पांचों लोगों को क्या कर सकते हैं, अपने फोटोग्राफ के लिए जो है ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम इनको जो है वो यहाँ पे लाइन अप कर सकते हैं। ठीक है। 5 लोग थे, 5 के पांचों को हमने इस्तेमाल करना था, क्योंकि एन और आर क्या हो गया, जितने ऑब्जेक्ट्स थे आपके पास उन्हीं तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने जो है वो यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या होगा आपके पास, इसी तरीके से अगर आपके पास एन और आर बराबर ना हो, ठीक है, तो दूसरा तरीकाकार क्या हो जाएगा आपके पास,
दूसरा तरीकेकार ये होगा आपके पास जब आपका n और r जो है वो बराबर नहीं होता। सेकंड आपके पास वैल्यू आ रही है जब, ठीक है, व्हेन n इज नॉट इक्वल्स टू r। ठीक है जी, n इज नॉट इक्वल्स टू r का मतलब क्या हो जाएगा, जब n और r बराबर नहीं है तो हमेशा n जो होगा वो आपका क्या होगा, n जो होगा वो r से बड़ा होगा। ठीक है जी, क्योंकि गिवन ऑब्जेक्ट्स हमेशा ज्यादा होंगे और उसमें से जितने लोगों को अरेंज करना है, ठीक है जी, जितने लोगों को अरेंज करना होगा वो जो है वो आपका अल्लाह भला करे कि आपको वो बता रहा होगा क्या, वो आपको बता रहा होगा कि यानी आपके पास 5 लोग थे, अगर हमने जो है वो पांचों को फोटोग्राफ में नहीं लेना है तो अब 5 में से 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है जी, या हम किसी एक को ले सकते हैं फोटोग्राफ के लिए। बट कभी भी जो है वो 5 में से 6 लोगों को नहीं लिया जा सकता। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये n और r जो है वो सेम नहीं होगा तो ऑब्वियसली गिवन ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब गिवन ऑब्जेक्ट ज्यादा होंगे तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एक कैटेगरी होती है नॉट रिपीटेड की, ठीक है जी, कि अरेंजमेंट में रिपीटिशन नहीं होगी, और एक कैटेगरी होती है यहाँ पे रिपीटेड की। ठीक है जी। अच्छा, नॉट रिपीटेड का मतलब क्या होगा आपके पास, नॉट रिपीटेड का फॉर्मूला क्या होता है परम्यूटेशन का, एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है जी। और जो रिपीटेड वाला केस होगा, अब रिपीटेड और नॉट रिपीटेड का डिफरेंस क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एन पी आर रिपीटेड में क्या हो जाएगा, एन की पावर जो है वो हो जाएगी आर। अच्छा, नॉट रिपीटेड का मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, जैसे फोटोग्राफ वाली एग्जांपल थी, फोटोग्राफ में तो हमने 4-5 लोगों को लिया था, तो लोग तो कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है जी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, तो वो हमेशा क्या होंगे, नॉट रिपीटेड के केसेस में ही आएंगे। ठीक है, लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे लोगों के बजाय क्या करता, मैं 5 अल्फाबेट्स ले लेता, ABCDE। ठीक है, ये 5 अल्फाबेट्स अगर मैं ले लेता तो वो 5 अल्फाबेट्स जो होते, ठीक है जी, तो वो तो हार्ड नहीं होते। ठीक है जी, वो तो वर्चुअल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर रिपीटिशन तो हो सकती है। अगर मैं अरेंजमेंट के अंदर क्या करूं, मैं अरेंजमेंट के अंदर एक ए जो है वो स्टार्ट में भी लिखूं और एक ए जो है वो एंड में भी लिख दूं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो आपका क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वो सारी एक ही अल्फाबेट को एक एक दफा ही इस्तेमाल करूं। अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं, ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीजों को हम रिपीट कर सकते हैं अपनी अरेंजमेंट के अंदर। तो जिन चीजों के अंदर रिपीटिशन हो सकती है उसको हम रिपीटेड के केस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और उनको हम नॉट रिपीटेड के केस से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जो फिजिकल चीजें होती हैं आपके पास, उनके अंदर जैसे लोग हैं, ठीक है जी, या कोई आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर जो है वो रिपीटेड का केस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे ले लें, ठीक है, कि हाउ मेनी, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, वो क्या होगा आपके पास, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ए बी, ठीक है जी, सी डी एंड ई, if letters are not repeated, ठीक है, और repeated। ठीक है जी, अगर हम जो है वो यहाँ पे क्या करें
यहाँ हम जो है वो थोड़ा सा इसकी जो है वो अरेंजमेंट ले लेते हैं। ठीक है जी, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स। ठीक है, फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई, इफ letters are if letters are repeated and not repeated। ठीक है, अच्छा, अब जब इसको सवाल को देखेंगे हम, तो इस सवाल के हिसाब से हमारे पास, ठीक है, तो इस सवाल के हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन के हिसाब से हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं। तो गिवन ऑब्जेक्ट्स मेरे पास एन कितने हो गए, 5। ठीक है जी, अच्छा, और यहाँ आपके पास जो है आर, आर क्या है आपके पास यहाँ पर। अब यहाँ हमने जो है वो लिखा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई इफ लेटर्स आर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड। यहां हमने नंबर ऑफ लेटर्स की तो बात ही नहीं करी है। सारे हाउ मेनी अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स का मतलब हो गया कि अब तमाम लेटर्स आप यहां पर ले रहे हैं। तो आर तो मेरा फिर क्या हो जाएगा, एन के साथ सेम हो जाएगा 5 होके। ठीक है जी, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर्स ए बी सी डी ई इफ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम फ्रॉम 4 लेटर्स। ठीक है, फ्रॉम 4 लेटर्स out of A B C D and E। तो अब ये जो है वो हमारे पास ज्यादा बेटर वे में आ जाएगा। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम 4 लेटर्स आउट ऑफ ए बी सी डी ई एन ई इफ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड और रिपीटेड। अब जो हमने लेटर्स लेने हैं यहाँ पे, हमने लेटर्स कितने लेने हैं यहाँ पे, हमने लेटर्स लेने हैं 4। टोटल लेटर्स हमारे पास जो नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, टोटल लेटर्स है हमारे पास 5। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं किसके ऊपर, अगर हम इसको को पहले सॉल्व करते हैं नॉट रिपीटेड की केस में। ठीक है जी, तो नॉट रिपीटेड के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है एन पी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जब मैं इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो अब यहाँ आपके पास 5 फैक्टोरियल का आंसर था 120। ठीक है जी, और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 का मतलब हो जाएगा 1 एंड 1 फैक्टोरियल आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 5p4 इक्वल्स टू 120 वेज। अभी तो ये सेम आ गया यहाँ पे। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स जो हैं वो अरेंज करेंगे, ठीक है, आउट ऑफ 5 अल्फाबेट्स, तो हमारे पास कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, 120 वेज में मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ। अब यही चीज अगर हम जो है वो किस पे लेके जाएं, अगर हम यही चीज देखें रिपीटेड वाले पार्ट पे, तो रिपीटेड वाले पार्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, रिपीटेड वाले पार्ट में है एन पी आर इक्वल्स टू एन की पावर आर। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 5p4 इक्वल्स टू 5 की पावर 4। ठीक है जी,
और जब हम 5 की पावर 4 कर देंगे तो 5 की पावर 4 कितना आ रहा है आपके पास, इसका मतलब हो जाएगा 5p4 इक्वल्स टू 625 वेज। ये हो जाएगा आपके पास रिपीटेड के केस में। अब क्योंकि अल्फाबेट्स हैं और उनकी अरेंजमेंट है, ठीक है जी, तो अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट का मतलब रिपीट कर सकते हैं। मैं एक अरेंजमेंट जो है जब 4 लेटर्स की बनाऊंगा, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, ए, मैं तमाम ए ले लूं, ठीक है जी, फिर तमाम बी भी ले लूं, 2 A 2 B लूं, तो ये कहलाते हैं आपके पास रिपीटेड के केस। और अगर मैं सबको अलग अलग लूंगा, A B C D, A B C E, ठीक है जी, या A B D E, अगर सब इंडिविजुअल होंगे तो वो कहलाएगा आपका नॉट रिपीटेड का केस, ठीक है जी। तो पहला वाला क्या हो गया कि जब आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स और आपका जो ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम है अगर वो सेम है, ठीक है जी, यानी आपको कहा जाए कि एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए अरेंजमेंट करें, ठीक है, या जैसे मैंने भी सवाल स्टार्टिंग में लिखा था तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पूरी वैल्यूज लिख ली थी हमने सारी, तो सब के सब एक साथ इस्तेमाल हो रहे थे। जब सब एक साथ इस्तेमाल होंगे तो एन और आर बराबर हो जाएगा, और जब हम टोटल में से कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज को अरेंज करेंगे तो फिर वहां पे क्या होगा, ये रिपीटेड और नॉट रिपीटेड का केस आ जाएगा। और नॉट रिपीटेड का केस तो नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं हम, जनरल जो इस्तेमाल करते हैं वो नॉट रिपीटेड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी नॉट रिपीटेड अप्लाई होता है, और जो नॉर्मल चीज होती है उनके ऊपर भी नॉट रिपीटेड अप्लाई होता है। जहां रिपीटेड आपको वो कहेगा, मेंशन करेगा, वहां आपने रिपीटेड को सॉल्व करना होगा। जैसे हमने सवाल के अंदर लिखा था, इफ लेटर्स आर नॉट रिपीटेड और रिपीटेड, तो दोनों करके दिखाने थे। अगर खाली रिपीटेड मेंशन करता तो फिर मैं खाली रिपीटेड को सॉल्व करता, और अगर वो नॉट रिपीटेड लिखता या कुछ भी नहीं लिखता तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि जब कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि वो नॉट रिपीटेड से ही सॉल्व हम कर लेंगे, ठीक है जी। ये थी आपके पास इसकी दूसरी कैटेगरी, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में क्या आता है आपके पास, ये था आपके पास जब एन और आर जो हैं वो बराबर ना हो। अच्छा, अब आ जाते हैं हम किस पे, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड वन। थर्ड परम्यूटेशन कौन सी होती है हमारे पास, थर्ड परम्यूटेशन जो होगी हमारे पास वो होती है सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है जी। थर्ड वन इज आपके पास, उसको हम कहते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब इस सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ जाता है, दैट इज द सर्कुलर परम्यूटेशन, कि कोई अरेंजमेंट अगर हम सर्कल की फॉर्म में कर रहे होंगे तो सर्कल की फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं तो हम उसको हम नाम दे देते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन का। अब सर्कुलर परम्यूटेशन बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी जो सर्कुलर परम्यूटेशन है वो क्या है आपके पास, सर्कुलर परम्यूटेशन को हम सीपी से रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, और उसका फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट्स आपको सर्कल में अरेंज करने हैं आप क्या करेंगे, उसमें से 1 माइनस करेंगे और उसके ऊपर जो है वो फैक्टोरियल अप्लाई कर दें। इसको हमेशा याद रखिएगा कि जो ऊपर भी मैंने फॉर्मूला लिखा है और ये जो सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला जो है आपके पास ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है जी। जब ये ब्रैकेट में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल इसको सॉल्व करने के बाद अप्लाई किया जाएगा। अगर फैक्टोरियल आप बगैर ब्रैकेट के इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप इसमें कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ करेंगे, ठीक है जी। तो सर्कुलर परम्यूटेशन बहुत इजी है। अगर आपको कहा जाए कि आपने 7 प्लांट्स को जो है वो आपने सर्कल में जो है वो प्लांट करना है, तो आप क्या करेंगे, 7-1 फैक्टोरियल, कैलकुलेटर से इसका कैलकुलेट करके आंसर निकाल लें, 2 लाइन में जो है वो उसका आंसर आ जाएगा सर्कुलर परम्यूटेशन का। वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 4 आपके पास जो चीज आती है वो क्या है आपके पास, वो आती है आपकी, दैट इज ग्रुप परम्यूटेशन, ठीक है जी, ग्रुप परम्यूटेशन। और इसको आप डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है जी, ग्रुप परम्यूटेशन और डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जो आपने ऊपर वाले पार्ट किए, ठीक है जी, जो ऊपर वाले अभी आपने पार्ट किए जिसमें एन और आर बराबर था, फिर एन और आर बराबर नहीं था,
फिर सर्कुलर परम्यूटेशन करा आपने, ठीक है जी। इन सब के अंदर जो चीजें आपको गिवन थी वो रिपीट नहीं हो रही थी, सही है। जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हमने उसके अंदर जो अल्फाबेट्स थे वो रिपीट नहीं हुए, ABCDE, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिए 5 पीपल ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, तो वो 5 लोग जो थे वो रिपीट नहीं हुए क्योंकि लोग थे तो सब इंडिविजुअल थे। ग्रुप परम्यूटेशन कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ग्रुप परम्यूटेशन उस वक्त इस्तेमाल की जाती है कि जब आपके पास जो चीज दी जाए आपको उसके अंदर ही इंटरनली कोई चीज ऐसी हो कि जो रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो ग्रुप परम्यूटेशन को हम कैसे लिख लेंगे? ग्रुप परम्यूटेशन को या डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन को हमने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन DP, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n1 factorial multiply by n2 factorial multiply by n3 factorial multiply by so on to nr factorial, ठीक है जी। और यहाँ आपके पास n जो होता है वो बराबर होता है किसके? n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन टू nr, जो भी जितने भी आपके पास n आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपकी n की नंबरिंग है वो कैसे आ रही है? ठीक है, ये जो नंबरिंग है वो गिवन ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पे बल्कि रेड पेन से जो है यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, वो क्या है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ क्या होंगे? गिवन ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। इस सवाल के अंदर क्या होगा? ग्रुप परम्यूटेशन के सवाल में आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है जी। कैसे रिपीट हो रहे होंगे भाई? आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स कैसे रिपीट होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे एक सवाल लिख लेते हैं। वो क्या सवाल है? हाउ मैनी permutation are possible from the letters of the word। अब हम यहाँ पे एक वर्ड ले रहे हैं, ठीक है जी, और वो वर्ड क्या है हमारे पास? फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पर जो है वो एक वर्ड ले लिया, ठीक है, और उसको जो है वो हमने यहाँ पे ले लिया अकाउंट, और वो जो वर्ड हमने अकाउंट लिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ एक सवाल को शो कर रहा है। अच्छा जी, कि ग्रुप परम्यूटेशन के अंदर हमने क्या कहा? हमने ग्रुप परम्यूटेशन के अंदर ये कहा कि आपके पास जो गिवन जो आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है जी, ये जो गिवन आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर कोई चीज रिपीट हो रही होगी। अब इस लफ्ज के अंदर ये जो वर्ड हमने लिखा है यहाँ पे अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर क्या होगा आपके पास? सी जो है वो रिपीट हो रहा है। जो लास्ट क्वेश्चन हमने लिखा था जिसमें रिपीट और नॉट रिपीट का सवाल था, उसके अंदर जो आपको गिवन थे अल्फाबेट्स वो थे ABCDE, 5 अल्फाबेट्स थे और पांचों अलग अलग थे। मगर यहाँ आपके पास सवाल क्या हो गया कि जो आपको उसने वर्ड दिया है उसके अंदर इटसेल्फ क्या है? गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट होते हैं तो उसको हम ग्रुप परम्यूटेशन से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। और उसको हम लिखते कैसे हैं? उसको हम लिखते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल हमने N1 जो था वो नाम दिया किसको?
N1 हमने जो है वो नाम दे दिया है यहाँ पे, सॉरी, N1 हमने नाम दिया यहाँ पे अल्फाबेट ए को, ठीक है। अल्फाबेट ए हमारा क्या है, N1, और अल्फाबेट ए कितनी दफा आ रहा है हमारे पास, बल्कि इसको आप अगर ऐसे लिखें, सॉरी, तो ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पहला अल्फाबेट ए, उसको मैंने नाम दिया N1, और ये आ गया, उसका काउंट आ गया कितना, 1। दूसरा अल्फाबेट मेरे पास आ गया सी, ठीक है जी, इसको मैंने नाम दिया N2, और ये कितने हैं हमारे पास, ये हो गए 2, ठीक है जी। अब सी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अल्फाबेट ओ, और ये हो गया N3। N3 हमारे पास है कितना, 1, ठीक है। ओ के बाद यू हमारे पास जो है वो नंबर 4 पे आएगा, N4 होगा, और इसको भी काउंट किया हमने तो 1 आ रहा था, ठीक है जी। फिर यू के बाद N, ठीक है जी, N जो है वो हमारे पास 5th नंबर पे आ जाएगा, और 5th पे नंबर पे ये भी हमारे पास क्या होगा, एक ही दफा आ रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद टी, टी जो है वो हमारे पास ये हो जाएगा 6th नंबर पे, N6, ये भी एक दफा आ रहा है, ठीक है जी। और एस, ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट 7th नंबर पे, ठीक है जी, और ये भी हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये जो हमारे पास काउंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास अल्फाबेट्स अवेलेबल थे, और उन 8 अल्फाबेट्स को हमने जो है वो नंबरिंग कर दिया। और सिर्फ एक अल्फाबेट रिपीट होने की वजह से ये सवाल किसका हो गया, ये सवाल हो गया ग्रुप परम्यूटेशन का। अगर ये अल्फाबेट रिपीट नहीं होता तो फिर ये सवाल जो है वो पहली वाली कंडीशन का बन जाता, सिंपल परम्यूटेशन वाला, ठीक है। तो अब एन का मतलब क्या था, एन का मतलब था N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 N6 प्लस N7, और जब मैं इनको ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 1 + 1 एंड +1, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल हमारे पास n कितना आ गया, 8 आ गया। तो ग्रुप परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला था, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, N3 फैक्टोरियल, N4 फैक्टोरियल, क्योंकि अब हमने जितने फैक्टोरियल लेने हैं हमने वो सारे यहाँ पे लिखने हैं, अब सो ऑन वाला चक्कर तो नहीं आएगा। N7 फैक्टोरियल, तो सारी वैल्यूज अगर हम इसमें रख देते हैं तो 8 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, एंड डिवाइडेड बाय, अब क्या आ जाएगा आपके पास, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, देन फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी, N2 3 4, ये हो जाएगा N6 की वैल्यू की जगह 1 फैक्टोरियल, और ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। ये तमाम आपने क्या कर दिए, सारे 1 फैक्टोरियल लिख दिए। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 8 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा कितना, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेंगे आप, 40, ठीक है, 40320, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, तो जितने 1 फैक्टोरियल हैं तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। और जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20160 वेज, ठीक है जी, 20160 वेज। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड आवर डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, कि अगर मुझे जो है ये अल्फाबेट्स जो हैं, यानी जो लेटर्स हैं इस वर्ड के ACCOUNTS, अगर मुझे इसके ऊपर जो है वो क्या करना हो, अगर मुझे इसके ऊपर जो है वो अपना क्या कहते हैं अरेंजमेंट्स बनानी हो, डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी हो, तो यहाँ आपके पास क्या होगा,
यहाँ आपके पास जो है वो 20,160 वेज हैं जिनके अंदर मैं इन अल्फाबेट्स को डिफरेंट तरीकों से यूज करके अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो परमिटेशन वाला पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है। अच्छा, नाउ हम इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर जो है वो दो चीजों को डिस्कस किया। पहले हमने जो है वो फंडामेंटल काउंटिंग रूल को कंसीडर किया। फंडामेंटल काउंटिंग रूल का मतलब है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज की काउंटिंग है तो उनके पॉसिबल वेज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेसिक रूल भी कहलाता है और फंडामेंटल काउंटिंग रूल भी कहलाता है। और उसका हमने क्वेश्चन भी देखा जो हमने बस वाली एग्जांपल करी थी। देन उसके बाद फिर हमने परमिटेशन को सॉल्व किया। परमिटेशन मैंने बताया आपको कि परमिटेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, परमिटेशन जो होती है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। वो जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हमारे पास होती है उनके लिए हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स है। और अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि पहले दो मेन चीजें होंगी, गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। अगर गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम बराबर होंगे आपके पास तो इट मींस कि वो आपके पहला पैटर्न के तरीके से सॉल्व होगा। उसका फॉर्मूला, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। सेकंड में आपके पास क्या होगा कि जब आपका वो n गिवन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम ये सेम नहीं होंगे तो फिर आप या तो रिपीटेड से सॉल्व करेंगे या उसको नॉट रिपीटेड से सॉल्व करेंगे। अगर आप रिपीटेड से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है और नॉट रिपीटेड के लिए सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला है। जनरली जो कंडीशन है वो नॉट रिपीटेड की है क्योंकि अगर कोई फिजिकल चीज आपके पास होती है अरेंज करने के लिए तो वहां पे उसकी रिपीटेशन नहीं हो सकती। इसीलिए स्टैंडर्ड जो होता है, जनरलाइज होता है, वो होता है आपका क्या, वो होता है आपके पास नॉट रिपीटेड का केस। ठीक है जी। फिर सर्कुलर परम्यूटेशन थी कि अगर आपने सर्कल में कोई चीज अरेंज करनी है तो वो क्या होगी, वो किस तरीके से की जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट आपको बताया कि अगर आपके गिवन ऑब्जेक्ट्स पहली तीन कंडीशन में आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स जो थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे, अब आपके पास क्या हो गया कि थर्ड फोर्थ कंडीशन के अंदर कि अगर आपके पास गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो जाए तो गिवन ऑब्जेक्ट्स रिपीट होने के बाद जो है वो क्या करेंगे आप उसको ग्रुप परम्यूटेशन या डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन से सॉल्व करते हैं। हर वैल्यू को अलग अलग जो है वो नाम देते हैं और फिर उसका जो फॉर्मूला है उसके थ्रू जो है वो हम उसकी नंबर ऑफ वेज को कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप कि ये चीजें जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करेंगे तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो आप जी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपके ग्रुप में अवेलेबल हूँ, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।